नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की पीडीएफ और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्रियों और यूपी के अन्य भाजपा सपा नेताओं के दल बदल को लेकर दो परस्पर विरोधी बातें कही जा रही है। पहली यह कि भारत में चुनावों से पहले दल बदल एक रूटीन है और इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। जो भाजपा छोड़कर गए हैं वे वैसे भी आदतन दल बदलू है और पार्टियां बदलते रहते हैं। इससे हवा के रुख का अनुमान लगाना ठीक नहीं। अगर ऐसा ही होता तो पश्चिम बंगाल में भाजपा चुनाव जीत गई होती, क्योंकि वहां तृणमूल से अनेक नेता टूटकर भाजपा में चली आई थी। इसके सामने दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि भले ही भारतीय राजनीति में दल बदल होते रहते हों, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका कोई महत्व नहीं है। बीते 7 वर्षों में विभिन्न पार्टियों विशेषकर कांग्रेस से कोई 200 नेता टूटकर भाजपा में आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि भाजपा के महत्वपूर्ण नेता पार्टी छोड़कर सपा में गए हैं। दल बदल से चुनावी जीत की गारंटी नहीं दी जा सकती। ऐसा होता तो पार्टियों के लिए चुनाव जीतना ज़्यादा आसान होता, क्योंकि तब वे इसी पर ध्यान केंद्रित करती। लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाली दल बदल से यह धारणा नहीं बनाई जा सकती कि हवा किस दिशा में बह रही है। सवाल यह है कि क्या सपा और उसके गठबंधन सहयोगी अपने बुनियादी समर्थक वर्ग और स्विंग वोट्स के आधार पर चुनाव जीतने में समर्थ होंगे, या क्या सपा का भी वही हाल होगा जो पश्चिम बंगाल में भाजपा का हुआ था। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल में हार के बावजूद भाजपा एक ताकतवर विपक्षी दल के रूप में उभरी थी और उसका वोट शेयर पिछले चुनावों के 10.16% से बढ़कर 37.97% हो गया था। पैरा स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के बारे में भाजपा चाहे जो कहे, लेकिन इससे नेताओं की छवि को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लोकप्रिय नेता जब दल बदलते हैं तो अपने साथ समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले अनेक विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए और इसके बावजूद उनमें से अनेक चुनाव जीतने में सफल रही थी। सिंधिया की लोकप्रियता के दम पर अनेक दल बदलुओं ने चुनावी वैतरणी पार कर ली। 2017 में भाजपा के टिकट पर चुनाव
जीतने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी अलग अलग पार्टियों के टिकट पर 4 विधानसभा चुनाव जीत चुके थे। यूपी में दल बदल के कारण भाजपा को ओबीसी वोटों का नुकसान जरूर होगा। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इससे सपा के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल भी बना है। चुनाव लोकप्रिय धारणा पर लड़े जाते हैं। इससे सपा को फ्लोटिंग वोटर्स को अपने पक्ष में लामबंद करने में मदद मिल सकती है। वहीं निचली ओबीसी जातियों जिन्होंने पिछले चुनावों में भाजपा को भरपूर समर्थन दिया था के समर्थन में सेंध लग सकती है। लोक नीति CSDS सर्वे डाटा बताता है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में 61% गैर यादव ओबीसी जातियों ने भाजपा को वोट दिया था, जो 2019 के आम चुनाव में बढ़कर 74% हो गया, जबकि 2012 में यह केवल 18% था। पैरा इसके बावजूद भाजपा को कम आंकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अपर्णा यादव और RPN सिंह के आने से कुछ हद तक भाजपा छोड़कर गई नेताओं की भरपाई हुई है। भाजपा ने बहुत सारे गैर यादव ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दल बदल के कारण मुकाबला कड़ा जरूर हुआ है और सपा रालोद गठजोड़ तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भाजपा अब भी यूपी में चुनाव जीतने के लिए दूसरों की तुलना में ज़्यादा सक्षम नजर आ रही है। पैरा दुनिया के लिए नया साल जनवरी में शुरू होता है, लेकिन देश के अधिकांश राज्यों में स्कूलों का नया वर्ष अप्रैल से आरंभ होता है। पिछले 2 वर्षों में कुछ समय के लिए कहीं कहीं स्कूल खुले और कहीं नहीं भी खुले। बहुत सारे विद्यालयों के लिए अप्रैल 2020 और अप्रैल 2021 सिर्फ कागजी तौर पर ही नए वर्ष माने गए, पर इस साल आने वाले अप्रैल महीने के लिए हमें पूर्ण रूप से तैयारी कर लेनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सभी गांवों और शहरों में सभी कक्षाओं के लिए जल्द ही स्कूल खुल जाएंगे। पैरा अप्रैल 2021 में पहली कक्षा में दाखिल होने वाले बच्चों को एक खास नज़र से देखना जरूरी है। 2020 में नई शिक्षा नीति घोषित होने के बाद यह पहली कक्षा का पहला समूह है जिसके ऊपर पूरी शिक्षा व्यवस्था का ध्यान जा सकता है। पिछले साल अप्रैल में महामारी का दूसरा भयानक दौर चल रहा था। उस वक्त कोई भी परिवार स्वास्थ्य के अलावा कुछ नहीं सोच पा रहा था। पहली कक्षा में कौन जाएगा? वैसे तो कहा भी जाता है कि 6 साल की उम्र से बच्चे की औपचारिक शिक्षा शुरू होती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी 6 से 14 साल का उल्लेख किया गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति अलग ही है। महामारी काल की पहले भी अक्सर पहली कक्षा में दाखिल होने वाले बहुत से बच्चे 5 साल या उससे भी कम
उम्र के होते थे। माता पिता बच्चों को पढ़ाने के लिए बेचैन और उत्सुक रहते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी जल्दी बच्चों को विद्यालय से जोड़ दिया जाए उतना ही ज़्यादा बच्चों को सीखने के अवसर मिलेंगे। अमूमन प्राइवेट स्कूल बच्चों की पहली कक्षा में दाखिला नहीं लेते। LKG UKG के बाद ही पहली कक्षा में आने का मौका मिलता है। पैरा कम उम्र में पहली में दाखिला हो जाने से बच्चों का नुकसान होता है। पहली कक्षा का पाठ्यक्रम 6 साल के बच्चों के विकास, उसके पढ़ने के स्तर और उसकी मानसिकता ध्यान में रखकर बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए यह पाठ्यक्रम सही मायने में हजम करना बहुत मुश्किल होता है, जिस कारण इनकी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाती। इसी लर्निंग डेफिसिट के साथ बच्चा अगली कक्षा में चला जाता है और उसकी पूरी शिक्षा के बढ़ते क्रम का यह अभाव उसके लिए तकलीफदेह होता है। पैरा शिक्षा व्यवस्था की इस कमजोरी को स्वीकारते हुए 2020 की नई शिक्षा नीति ने प्रारंभिक व बुनियादी स्तर के खालीपन को भर दिया है। शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 8 साल की उम्र तक के सभी बच्चों की शिक्षा को एक ही धारा में देखना जरूरी है। बच्चा आंगनबाड़ी में हो या विद्यालय में, उसकी सीखने सिखाने के तरीकों को व्यवस्थित रूप से नियोजित करना होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हरियाणा, दिल्ली और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने अपनी आंगनबाड़ी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कड़ी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सही समय पर सही उम्र में पहली कक्षा में जाना शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्टॉप 12 मिनट।